नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज हम 26 एएस, एआईएस और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से इशू के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिपार्टमेंट इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवाता था, और वो भी मैनुअल बेस के ऊपर, यानी कि आपको डिटेल्स इकट्ठी करनी होती थी। उसके बाद एक फॉर्म भरना होता था, उस फॉर्म को ले जाकर के डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता था और डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करता था। फिर उसके बाद 26 एएस आ गया, जिसके अंदर आपका टीडीएस जहां जहां कटा होगा उसकी डिटेल एक पोर्टल पे आने लगी। अब आप अपनी रिटर्न को फाइल करते हुए उस 26 एएस से मैच करते थे कि मैं कहीं कम इनकम तो डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, या फिर मैं कहीं उससे कहीं ज्यादा इनकम तो डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं जो मेरी 26 एएस के अंदर आ रही है। तो आपके पास एक रिकंसिलिएशन का क्राइटेरिया आ गया था उसके अंदर। उसके बाद सरकार को लगा कि बहुत सारी ऐसी इनकम भी तो होती है जिसके ऊपर टीडीएस नहीं कटता, और उस इनकम की जानकारी असेसी कभी देना भूल जाता है, या इंटेंशनली नहीं देता है, या इंटेंशनली उससे गलत हो जाती है, या एरर हो जाता है। तो क्यों ना हम अपनी तरफ से इस इंफॉर्मेशन को अलग अलग एजेंसियों से बटोरें, इकट्ठा करें और उसे असेसी को दे दें। और असेसी उस इंफॉर्मेशन को जब देखेगा तो अपनी एक सेल्फ असेसमेंट रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न को भर सकेगा। अब यहां पर असेसी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अब इस डॉक्यूमेंट को कहा गया एआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो इंफॉर्मेशन जिस पे टीडीएस कटा है और वो इंफॉर्मेशन जिस पे टीडीएस नहीं कटता है, ये दोनों इंफॉर्मेशन इसमें अपडेट होती है। अब समस्या तब आती है जब 26 एएस के अंदर सेम आइटम के ऊपर एक्स अमाउंट आ रहा है, उसी आइटम के ऊपर एआईएस के अंदर कोई वाई अमाउंट आ रहा है, और आपके पास इंफॉर्मेशन है जेड अमाउंट की। तो दोस्तों, मेरी राय ये है कि आप सबसे पहले ये देखो कि वो जो अमाउंट है वो एक्चुअल कौन सा है, एक्स है, वाई है कि जेड है। अगर आपका जो भी अमाउंट एक्चुअल है उसे ही आप लीजिए, क्योंकि बाद में नोटिस आने पर आप ही उसे उसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रूव कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, उन वीडियोस के अंदर बताते हैं कि आपके पास 26 एएस में कोई अमाउंट आ रहा है, आपके पास एआईएस में कोई अमाउंट आ रहा है, या आपके पास अपने पास से कोई अमाउंट आ रहा है, तो आप उसमें विच एवर इज हायर का फॉर्मूला लगा करके आप उसे ले सकते हैं। देखिए, प्राइमा फेसी तो मैं कह सकता हूँ कि आप विच एवर इज हायर ले लीजिए, तो डिपार्टमेंट को शक नहीं पैदा होता और वो सोचता है कि हाँ भाई, ये अमाउंट जो है इनका इतना बनता होगा। लेकिन मेरा ओपिनियन ये कहता है कि आपको एक्चुअल अमाउंट ही उसके अंदर डिस्क्लोज करना चाहिए। आपको अमाउंट को मिटिगेट नहीं करना चाहिए। आपके पास जिसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ही अपनी इनकम डिक्लेयर करके इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहिए और अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे करना चाहिए। अब यहां पर आपने देखा दोस्तों, एआईएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 26 एएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ गई। अब काफी लोग बाग ये कहते हैं कि एआईएस को देखने के बाद क्या हमें 26 एएस को देखने की जरूरत नहीं है। पर दोस्तों, मैं कहता हूं बिल्कुल जरूरत है आपको 26 एएस देखने की, और अगर कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो उसको रेक्टिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को देखिए। इसके अलावा जो आपका बैंक स्टेटमेंट होता है उसके अंदर कितनी इनकम आ रही है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो अमाउंट आपका 26 एएस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अमाउंट आपका एआईएस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें आपको मैच करनी चाहिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। आपको एक प्रॉपर रिकंसिलेशन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, और उसके बाद आपको अपनी एक्चुअल इनकम को डिस्क्लोज करना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो आई होप कि आपको 26 एएस और एआईएस को अपनी रिटर्न फाइल करते समय कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।